हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की तरफ से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। और आज आपके सामने मुखातिब हैं आपके जाने पहचाने चेहरे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने न केवल आपको बल्कि पूरे विश्व के सामने शैलेंद्र, जो कि हिंदी फिल्मों में गीतकार रहे और हिंदी साहित्य के मशहूर कवि थे, उनको सामने ला करके उनकी प्रतिभा को उजागर करके, प्रतिभा तो उन पहले दिखा चुके थे लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं था, आपने एक अमूल्य योगदान किया है हिंदी साहित्य की। और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम शैलेंद्र जी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद होगा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के बारे में जब उनके कैरियर प्रोफाइल की चर्चा हुई थी तो आपने नोट किया होगा कि वो सोवियत रूस गए थे। उस समय सोवियत रूस था और वहां पर मॉस्को में भारतीय एम्बेसी से उनका जुड़ाव रहा और 3 वर्ष से अधिक के समय उन्होंने वहां बिताया। और उस समय उन्होंने वहां पर प्रेमचंद के बारे में एक सामान्य रूसी को जो जानकारी है उसको देखा, अनुभव किया। और उससे पहले भी प्रेमचंद तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में, उपन्यासकारों में आते हैं। जो जिसने भी हिंदी साहित्य पढ़ा है वो प्रेमचंद के योगदान से अछूता नहीं रह सकता। तो डॉक्टर साहब, प्रेमचंद आपके प्रिय कथाकार, उपन्यासकार हैं। आपने उनका विशद अध्ययन किया है, तो आज उनके जीवन का कौन सा पहलू है जो और जिस पर आप दर्शकों से बात करना चाहेंगे? नमस्कार सर, जय हिंद। और आपकी चैनल के माध्यम से जो हजारों लोग जुड़े रहते हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है सर कि आपके चैनल के माध्यम से हजारों लोगों से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। आपके माध्यम से प्रेमचंद मेरे ही प्रिय कथाकार नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ आबादी है, जितना आवाम हमारा है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, पाठ्यक्रम में जिन्होंने पढ़ा है, और मुझे लगता है कि चाहे भारत के जितने भी प्रदेश हैं, प्रेमचंद की कहानियां हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, सभी भारतीय भाषाओं में प्रेमचंद को पढ़ा जाता है। और वो मुझे लगता है कल भी वो कहानी के, कथा के हिमालय कहे जाते थे, आज भी वो हिमालय हैं। उनकी बराबरी पर कोई और, उन जैसी लोकप्रियता किसी और को नहीं मिली। किसी को तो प्राप्त मेरा नहीं। सौभाग्य रहा कि मैं करीब 6 साल मॉस्को रूस में रहा, तो वहां पर भी प्रेमचंद की लोकप्रियता के बारे में मुझे पता लगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मुझे पता लगा कि वहां 3 साहित्यकार अद्भुत रूप से लोकप्रिय हैं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, जिनका समस्त साहित्य जितना भी कंप्लीट 8 खंडों में रूसी अनुवाद करके वहां उपलब्ध है। और मुझे बताया गया, और ये मैंने पढ़ा भी फिर, कि लगभग उसकी 32 लाख प्रतियां जो हैं, कॉपीज जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, वहां पर बेची गई या वितरित की गई, उपहार भी क्या दिए बात जाते है। हैं। और दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं कि साहब, यहाँ लोकप्रियता के लिहाज से अगर दूसरे नंबर पर कोई भारतीय साहित्यकार है, कथाकार है या कोई रचनाकार है, तो वो प्रेमचंद जी हैं। और उनकी भी 22 लाख से ज्यादा प्रतियां वहां पर, उनके जो उपन्यास हैं, गोदान है, रंगभूमि है, निर्मला है, उनके सभी अधिकांश उपन्यासों का और कहानियों का रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है और वो पाठ्यक्रम में लगी हुई। और ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि वहाँ अभी 2020 से 2023 में हम लोग पुनः 3 साल के लिए गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी का वहाँ सिलेक्शन हुआ था। एम्बेसी ऑफ इंडिया का स्कूल जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय, लेकिन वहाँ एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल बोलते हैं हम लोग। वहाँ क्योंकि मैं इस बार रिटायर हो गया था तो मेरे पास समय था, तो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से लुदमिला जी, प्रोफेसर लुदमिला जी, और देखिए संयोग की बात है, उनका नाम पर भारत सरकार ने उनको, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया है, क्योंकि वो पिछले 50 साल से मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में हिंदी का अध्यापन कर रही हैं। उनके जो पति हैं प्रोफेसर जघारिन, वो संस्कृत भाषा का पिछले 50-52 साल से अध्यापन कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उनका जिक्र भी किया था, जखारिन साहब का, क्योंकि वो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं और वो रूसी होते हुए भी हमारी भाषा को पढ़ा रहे हैं पिछले 5 दशकों से, तो हम उनको बड़ा सम्मान करते हैं। तो ये भाव उन्होंने व्यक्त किए थे आज से करीब 4 साल पहले मन की बात में, याद कार्यक्रम मैंने भी सुना था।
तो वहां पर सर प्रेमचंद जी केवल भारत में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में हर भाषा में वो पढ़ाए जाते। ईदगाह कहानी मुझे लगता है आपने भी पढ़ी होगी। मुझे तो याद है जब मैं क्लास 6 या 7 में था तो हमारे यहाँ प्रेमचंद की 10 कहानियां पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। शायद क्लास 7 में था मैं। अरे वाह! तो प्रेमचंद की 10 सस्पेंस कहानियां, उसमें ईदगाह भी थी। जी और हाँ, वो ईदगाह ईदगाह बहुत कहानी जो है, वो हामिद जो है, जी, उसका जो चरित्र है और उसकी दादी अमीना का जो चरित्र है, प्रेमचंद ने सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो यथार्थ और आदर्श का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो वो एक यथार्थ का चित्रण करते हैं। जी, कहानी कितनी सुंदर है कि ईद जो है, फेस्टिवल आ गया है, 30 दिन के जो रोजे थे वो पूरे हो गए हैं। अब फेस्टिवल ईद का शुरू हो गया है। अब सारे बच्चे जवान मेले पहले में। तो ईदगाह जाएंगे, फिर मेले में जाएंगे, और मेले में वो बच्चा हामिद जो जाना चाहता है, लेकिन उसकी दादी के पास, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं बच्चे के, दादी और वो दो ही रहते हैं, बड़ा गरीब परिवार है, इतना गरीब परिवार है। दादी कहती है यार ये ईद कैसे आ गई, ईद आ गई है, मैं घर में सब्जियां बनानी पड़ेंगी। जो काम मेहतरानी होती है, जो वर्कर होते हैं, वो मांगने आते हैं, उनको देने को हमारे पास कुछ है नहीं। और ये बच्चा जो है तैयार होकर मेले पे अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है, इसको देने के लिए मैं क्या करूं? तो उसको जो है वो 3 आने देती हैं कि भाई जाओ तुम अपने मेले में जाओ दोस्तों के साथ, जो महमूद है और दूसरे उसके दोस्त हैं, वो जाते हैं मेले में, खिलौने देखते हैं और मिठाइयाँ देखते हैं। उसमें एक शैलेंद्र का बड़ा सुंदर गीत है कि चलत मुसाफिर मोह लिए रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी हो, उसमें फिर पंतरे आते हैं, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी बजजुबात, यानी वो मन जो होता है वो हमारा भटकता है, कभी ये देखता है। तो बच्चे का भी मन जो है वो कभी मिठाइयों पे जाता है, कि खिलौनों पे जाता है, कभी झूलों पे जाता है, लेकिन वो खरीदता नहीं, उसके साथ ही खरीदते हैं क्योंकि वो समर्थ है। और उसमें बड़ा प्रेमचंद जी ने बड़ा सुंदर, क्योंकि प्रेमचंद जी की यही खूबी थी कि वो जनता को जोड़ते थे, जनता की जबान में, जी, जनता की भाषा शैली में, वो जनता के विषयों को ला करके वो कहानी बनाते थे। तो उसका एक जो साथी है वो उसको बुलाता है, यार कोई बात नहीं, तुम नहीं खरीद रहे हो, लो मैंने मिठाई खरीदी है, ये लो आओ मैं तुम्हारे मुंह में रखता हूँ। तो वो दोस्त है उसका, वो हामिद बढ़ता है उसकी ओर, लेकिन वो उसको देने की बजाय खुद खा लेता है, तो वो उसको चिढ़ाता है। तो उस बात से बड़ा आहत होता है लड़का हामिद कि यार मेरी दादी ने 3 आने दिए हैं, लेकिन वो खिलौने नहीं खरीदता, मिठाई नहीं खरीदता, कुछ और चीजें नहीं खरीदता। और वो ये प्रेमचंद जैसे ही बड़े समर्थ कथावान हैं, कथाकार हैं, जिन्होंने उस कहानी को ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा उसको मोड़ दिया कि जिसकी वजह से कहानी अमर हो गई। और वो मोड़ ये देते हैं कि बच्चे के माध्यम से वो एक जीवन मूल्य सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की समस्याओं को कैसे समाधान करें। तो वो एक दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है, और वो चिमटा, वो दुकानदार के पास जाता है, वो कहता है चिमटा खरीदना है, वो कहता है भाई तो 6 आने का है। तो वो कहता है नहीं भाई मेरे पास तो नहीं, 3 आने। खैर वो दुकानदार दिल पसीज जाता है, सोचता है यार 5-6 साल का बच्चा है, चिमटा खरीद रहा है, कोई बात नहीं, घाटे में होगा या प्रॉफिट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली उसको चिमटा पकड़ा देता है। अब वो चिमटा लेकर के खुशी खुशी जो है वो अपने साथियों के साथ घर की ओर जाता है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, यार तू क्या खरीद के लाया, हमें देख हमने खिलौने खरीदे हैं, हमने ये चीजें मिठाई खरीदी है। तो वो सिपाही कह है। रहा है ये चिमटा बड़ा मूल्यवान है, जब मैं इस चिमटे को कंधे पर रखता हूँ तो मैं फौजी बन जाता हूँ, और जब चिमटे में हाथ बजाता हूँ तो इसलिए फकीर को गाता हुआ जा रहा है। तो वो एक लड़का शरारती होता है उसमें, उसका दोस्त, वो कहता है देखो जब ये चिमटा जो है, इसकी किस्मत ये है कि ये चूल्हे में ही डाला जाएगा, उसमें आग निकालने के लिए। तो वो बड़ा जवाब बड़ा सुंदर, देखिए प्रेमचंद जैसे ही कथाकार है वो जवाब तैयार करते हैं। वो बच्चा कहता है कि जो बहादुर लोग होते हैं वही आग में कूदते हैं। देखिए कितने सुंदर संवाद है बच्चे का। और अल्टीमेटली वो घर पहुंचता है, और वो चिमटा, दादी पूछती है क्या खाया क्या, तो कहता है मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया। तो दादी कहती है हाय हाय क्या कर दिया तुमने, जो है लोग मिठाई खा रहे हैं, खिलौने ला रहे हो तुम। तो कहता है दादी तुम्हारे हाथ तवे पर जब तुम रोटियां उतारती हो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, मैं इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारी उंगलियां ना जले। तो यहीं से वो कहानी देखिए कितने बड़ी हो जाती। तो ये प्रेमचंद ही है जो हमारे जीवन में एक मूल्य स्थापित करते हैं कि बड़ों की प्रति हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। उस बच्चे के मन में था कि दादी जब रोटी तवे से उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं, बूढ़ी औरत है तो और भी जलने की संभावना है। जी, तो वो चिमटे के माध्यम ने प्रेमचंद ने एक अनोखा संसार रचा, एक जीवन मूल्य दिए। और ये कहानी पूरे विश्व में बहुत सी तमाम जी हाँ, भाषाओं में, केवल प्रेमचंद भारतीय भाषाओं में ही नहीं, जी, आप देखिए रूसी में, जर्मन में, फ्रेंच में, तमाम जितनी विश्व की भाषाएं हैं। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सर आपके माध्यम से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी
पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिनको भारत में नोबेल प्राइज दिया गया। अगर और उनको नोबेल प्राइज मिलने का मूल कारण ये भी था कि गीतांजलि पे जो उन्हें नोबेल प्राइज मिला, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था और अंग्रेजी के अनुवाद को भी जो उसमें थोड़ा-सा उसकी भूमिका और उसमें सुधार भी जो है, वो एक अंग्रेज विद्वान ने किए थे। तो उनको मिला, क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानियों का और उपन्यासों का अनुवाद नहीं हो पाया था अंग्रेजी में उस समय तक। अगर उसका अनुवाद भी उस समय अंग्रेजी में हो जाता गोदान का या ऐसी कहानियों का ही, मुझे लगता है गोदान अकेले ही काफ़ी है उनको विश्व साहित्य में अमर रखने के लिए, और हैं भी उस उपन्यास के माध्यम से। अगर वो उस समय पर अनुवाद हो गया होता गोदान का या ऐसे ही कुछ और जो रंगभूमि है या निर्मला है, जितने उपन्यास है, स्पेशली गोदान पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ा है और सब लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गोदान एक क्लासिक माना जाता है, उसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगा सर आपको कि ये प्रेमचंद जी 10 महीने बम्बई में रहे, फिल्मों के लिए भी गए। वहाँ अजंता मूवी टोन ने उनको इनवाइट किया कि सर, उनको चिट्ठी लिखी। भाई प्रेमचंद मशहूर हो चुके थे। प्रेमचंद 1925 में जब उनका रंगभूमि आया था, अब देखिए लगभग 101 साल हो गए हैं आज। रंगभूमि के बाद जो एक बड़ा उपन्यास है, उसमें एक किरदार है सूरदास और उसका एक छोटा बेटा है मिठुआ। उन दोनों के बीच जो संवाद है बड़े अद्भुत है। मैं कई बार कोट करता हूँ। तो वो एक्चुअली वो उसके पास एक जमीन है और उस जमीन पर जो पूंजीपति वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है ये मेरे पुरखों की जमीन है, मैं नहीं बेचूंगा। तो लोग उसका घर जला देते हैं उसको हतोत्साहित करने के लिए कि जैसे ये भाग जाए और इसकी जमीन हम कब्जा कर लें, जैसे आजकल भी हो रहा है। तो वो बहुत सुंदर उसमें दृश्य रचते हैं प्रेमचंद जी रंगभूमि में। तो वो ये कहता, जो उसका ग्रैंडसन है, बच्चा एक मिठुआ है, वो पूछता है दादा अब हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर तो जला दिया इन लोगों ने, जो झोपड़ी सी छोटी सी थी। कहता कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा बनाएंगे। तो बच्चा कहता है अगर दोबारा जला दिया उन आताइयों ने, तो कह रहा हम तीसरी बार बनाएंगे। बच्चा भी होशियार है, कहता है अगर तीसरी बार भी जला दिया, तो वो कहता है हम तीसरी बार बनाएंगे। तो बच्चा कहता है अगर 10 बार जलाया, तो कहता है हम 10 बार बनाएंगे। बच्चा फिर और आगे बढ़ता है, अगर 100 बार जलाया तो कहता है हम 100 बार बनाएंगे। अब प्रेमचंद लिखते हैं कि 100 के आगे उसे गिनती नहीं आती, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो लेकिन वो जो एक आशा का संचार रचते हैं कि हमें हराना नहीं है, हमें हारना नहीं है और जीवन में हारना नहीं है, हमें बिल्कुल गिर के उठ के फिर से खड़े होना है। और ये सूरदास वास्तव में जो कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रेरित है। उसमें वो अहिंसा की बात करता है और हमेशा लोगों को साथ लेकर चलता है और बहुत कामयाब। वो आप पढ़िएगा सर कभी, रंगभूमि बहुत सुंदर। बल्कि ये मुझे याद आ रहा है, विष्णु खरे हमारे एक बहुत अच्छे बड़े कवि हुए हैं, उनको साहित्यकार पुरस्कार भी मिला, बड़े कवि। उन्होंने दिलीप कुमार, वो फिल्मों में भी लिखते थे, बड़े कवि तो थे ही, वो फिल्मों में भी कॉलम लिखते थे। तो उन्होंने एक बार दिलीप कुमार उनको मिल गए, तो दिलीप कुमार साहब से पूछा, अरे दिलीप साहब आप इतने बड़े अभिनेता हैं, भारत के तो हैं, विश्व के भी हैं, आपने रंगभूमि उपन्यास में आपने उस फिल्म में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोले भाई मैं तो चाहता हूँ कोई आए तो सही मेरे पास ऑफर लेकर के। तो कह रहे नहीं, आपको उस फिल्म में रंगभूमि में जो है, आपको सूरदास का जो कैरेक्टर है, आप जैसे कलाकारों को वो फपता। वास्तव में सही कह रहे थे विष्णु खरे साहब। हालांकि वो कभी कभी ये होता है, गोदान पे भी सर क्या हुआ, 1963 में त्रिलोक जेटली साहब ने फिल्म बनाई। मजे की बात है उसमें, क्योंकि मदर इंडिया पहले बन चुकी थी 1957 और बड़ी कामयाब हुई थी, गोल्डन जुबली हुई और ज्यादा 1 साल से भी ज्यादा चली थी पूरी। और पहली फिल्म थी वो जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। उसमें राजकुमार थे, नरगिस जी थी, सुनील दत्त साहब थे। तो जो गोदान है वो काफी कुछ मदर इंडिया से मिलता जुलता है। मदर इंडिया एक अलग कहानी, अलग लोगों ने लिखी है, लेकिन गोदान जो है उसकी कहानी भी लगभग वो कहीं ना कहीं गोदान से प्रेरित ही लगती, मदर इंडिया भी। लेकिन जो गोदान बनी वो नहीं चल पाई। उसमें भी राजकुमार थे, उन्होंने होरी का रोल प्ले किया और कामी कौशल जी उन्होंने जो उनकी पत्नी धनिया का रोल प्ले किया। महमूद उसमें थे, उन्होंने गोबर जो उनके बेटे बने हैं उनका रोल प्ले किया। इस तरह से बड़ी सुंदर फिल्म बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म नहीं चली। तो मैंने गुलजार साहब से एक बार पूछा था कि सर आप देखिए कि जो होरी है, राजकुमार जो है वो गोदान फिल्म में होरी नहीं लगते हैं, लेकिन वही राजकुमार जो किसान का रोल प्ले करते हैं मदर इंडिया, वो लगता है वो होरी है। तो कह रहे इंद्रजीत तुम बहुत अच्छी बात, मेरे एक साथी और थे पूरन पंकज, हम दोनों ने बात बोली बहुत सुंदर बात की, मेरे दिमाग में नहीं आया। कह रही ये देखिए सब डायरेक्टर का कमाल होता है।
महबूब साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने उस मर्म को पकड़ा और वो राजकुमार को जो रोल दिया, वो उन्होंने अमर कर दिया। लेकिन वही राजकुमार जब वो गोदान फ़िल्म में काम करते हैं, तो वो बात नहीं आ पाती। तो करिए कन्विंसिंग नहीं लगते। डायरेक्टर का कमाल होता है, डायरेक्टर का मीडियम है ये, तो डायरेक्टर ही उतनी संवेदना से उन सीन को टेक प्रस्तुत करता करते है, हैं। वो एक बड़ी फ़िल्म बन पाती है। तो गोदान जो है अद्भुत फ़िल्म, और वो 2 बार, हालाँकि एक बार तो त्रिलोक जेटली ने बनाई और नहीं चली, हालाँकि विदेशों में उसको पुरस्कार मिले और रविशंकर जी ने म्यूज़िक भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं चली। गबन पर 1966 में फ़िल्म बनी थी, वो चली थी, और मुझे याद है कि लगभग सिल्वर जुबली के आस-पास फ़िल्म वो उसके गाने हसरत जयपुरी और शालिन ने लिखे थे। उसमें एक गाना जो है बड़ा लोकप्रिय हुआ था, वो हसरत जयपुरी का मित्रता पर है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है। दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है आ रहा दोस्तों। है दोस्त। बहुत बहुत सुंदर गीत है, और शैलेंद्र के भी उसमें गीत थे। फ़िल्म चली भी थी, ये ऋषिकेश मुखर्जी ने इसको किया था, हालाँकि पहले कोई और बना रहे थे, कृष्ण शायद धवन साहब थे, कोई बना रहे थे, बाद में उनकी डेथ हो गई, फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने उसको पूरा किया था। और सत्यजीत राय जैसे महान फ़िल्मकार, जिनके बारे में पूरी दुनिया, उनको तो देखिए ऑस्कर का लाइफ टाइम, उन्होंने भी जब हिंदी में पहली बार फ़िल्म बनाने की सोची, उनको ऑफ़र आया, तो उनको ये हुआ कि किस-किस कहानी, तो उन्होंने कहा मैं प्रेमचंद की कहानी चुनूँ, और उन्होंने शतरंज शतरंज की की फिल्म। फ़िल्म बनाई। तो आप देखिए कि सत्यजीत राय अपने आप में एक बहुत बड़े आइकन, और उन्होंने हिंदी में पहली बार जो फ़िल्म को चुना, तो वो प्रेमचंद जी की चुनी। तो मुझे याद है अमृत राय जी का और सत्यजीत राय का बातचीत का एक टुकड़ा मुझे याद है। पूरी फ़िल्म जब उन्होंने देखी, मतलब वो जो पूरी स्क्रिप्ट बनाई और उनको पढ़वाई कि भाई देखो ये स्क्रिप्ट बनी है, आप एक बार देख लीजिए, कहीं आपको लगता है कि भाई, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने जो किया आप बड़े फ़िल्मकार हैं, थोड़ी बहुत लिबर्टी ली जाती है, बिल्कुल आप लीजिए, और थोड़ा बहुत बदलाव, क्योंकि माध्यम अलग होता है, यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं, तो कई ऐसे रचने पड़ते हैं दृश्य जो बिल्कुल किताब से थोड़ा अलग हो जाते हैं, कहानी से थोड़ा अलग होती है, वो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मूल आत्मा है, वो रहनी चाहिए, और रखी आपने। लेकिन उन्होंने एक बात उनसे बड़ी प्यार से कही, सम्मान के साथ कही कि सर इसमें मुझे थोड़ा-सा ऐतराज़ है, इसमें आपने इसमें लिखा हुआ है स्टोरी बाय मुंशी प्रेमचंद। बोले मुंशी हटा दीजिए, वो मुंशी नहीं लिखते थे, वो प्रेमचंद ही हैं। पता नहीं मुंशी नाम कैसे जुड़ गया, और वो मुंशी शायद इसलिए भी जुड़ा है, बताते हैं कि वहाँ 2 लोग थे उस पत्रिका का संपादन जो करते थे, एक प्रेमचंद जी थे और एक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, तो उनका पूरा नाम लंबा था, तो मुंशी प्रेमचंद, ऐसे दोनों नाम पत्रिकाओं में चलाते थे। तो लोग उसको 2 नाम को एक कर दिया, लोगों ने मुंशी प्रेमचंद बना दिया, और कुछ लोग कहते नहीं कि उनके जो दादा-परदादा थे वो मुंशी का काम करते थे, तो वो इसलिए उनको जुड़ गया। लेकिन उनके बेटे ने कहा, अमृत राय जी ने, कि भाई आप मुंशी शब्द हटा दें, तो सत्यजीत राय ने मुंशी हटा दिया, और आप देखिए शतरंज के खिलाड़ी में स्टोरी प्रेमचंद, उसमें नहीं है। लेकिन बहुत से लोग, बड़े-बड़े लोग, सभी लोग मुंशी प्रेमचंद ही बोलते हैं, और वो नाम इतना प्रसिद्ध हो बहुत गया है, प्रचलित हो गया है। प्रचलित हो गया है, लोग हटा नहीं पाते हैं, और वो नाम चल निकला है। लेकिन बड़े साहित्यकार यूज़ करते हैं, लेकिन जब अमृत राय ने कहा तो बहुत से लोगों ने संशोधन भी किया। एक बात सर प्रेमचंद जी की मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो इतने बड़े साहित्यकार थे, जब उनसे 1925 की बात है, उनसे उनके चाहने वालों ने पूछा कि प्रेमचंद जी, अब तो पूरी दुनिया, देश दुनिया के लोग आपको उपन्यास सम्राट बोलते हैं, कथा सम्राट बोलते हैं, आप किसको कथा सम्राट मानते हैं? दुनिया के तमाम इतने बड़े कहानीकार, उपन्यासकार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं, टॉल्स्टॉय भी मुझे अच्छे लगते हैं, जो रूस की बात थी, और मुझे गोरकी भी अच्छे लगते हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने वाले दोस्तोयेव्स्की भी मैंने पढ़ा है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे चेखव सबसे ज़्यादा पसंद है। चेखव को मैं मानता हूँ कि जो लघु कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ, उनका कोई बादशाह है, सम्राट है, तो चेखव है। पर मेरी नज़र में तो जो चेखव जो हैं, वो लघु कहानियों के सम्राट हैं। तो आप देखिए कि प्रेमचंद के भी आदर्श जो थे, कहीं न कहीं चेखव गोरकी थे। भी थे, चेखव भी थे, टॉल्स्टॉय भी थे। टॉल्स्टॉय को भी बहुत पसंद करते थे वो। तो जो 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट चला, तो ये हुआ प्रगतिशील लेखक संघ स्थापित किया गया। तो उसमें हुआ कि भारत में पहली बार सारे प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन हो, और उसकी सदारत कौन करे? उसके लिए भाई उस समय टैगोर साहब भी ज़िंदा थे, और भी बहुत से लोग थे, लेकिन सबने एक मत से नाम लिया कि नहीं, प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी को अध्यक्षता करनी, सदारत वही करेंगे, वही प्रिसाइड करेंगे फंक्शन को, और वो मुल्कराज आनंद, वो सारे जो इतने बड़े राइटर्स थे, उन लोग आके उनको लखनऊ में तो रिक्वेस्ट की कि सर आप, हम लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये 10 अप्रैल 1936 में उन्होंने सदारत की थी, और उसका
जो अपनी बात कही, वो मैं टेक्स्ट आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। कितनी सुंदर बात! हालाँकि वो बहुत करीब 6 पेज का टेक्स्ट है, लेकिन उसकी 5-6 लाइनें मैं आपको उसमें कोट करना चाहता हूँ। तो एक तो वो चाहते थे कि भाई साहित्यकार केवल मनोरंजन की बात नहीं, मनोरंजन से आगे होता है साहित्य। तो वही कहते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफ़िल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए, वो देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यानी वो साहित्य को राजनीति से भी ऊपर रखते हैं। और उसके बाद जो अंतिम उन्होंने बात कही उसमें, वो बहुत सुंदर बात है, उसको मैं कोट करना चाहूँगा कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी उत्पन्न करे, सुराए नहीं, क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। यहीं पर अपनी बात समाप्त बहुत करते, अच्छा। क्योंकि जमाना जो था वो अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिश जी हाँ। पीरियड गुलामी का था। एक मैं प्रसंग और प्रेमचंद जी का ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये 1900 क्योंकि वो पैदा हुए थे 31 जुलाई 1880 को, और बाद में वो प्राइमरी अध्यापक हो गए। फिर उसके बाद डिप्टी स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर हो गए। तो 1908 में वो डिप्टी स्कूल इंस्पेक्टर हो गए थे। वहां पर हमीरपुर की बात है, नवाब राय के नाम से उन्होंने 1908 में एक 5 कहानियों का एक संग्रह लिखा। 1907 में पहली कहानी छपी उनकी हिंदी में, वो उर्दू में छपी थी, हिंदी में तो बाद में आए वो, और वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। फिर 5 कहानियों का उन्होंने एक गुलदस्ता तैयार किया, और वो सोजे वतन नाम से जो है वो तैयार। अब वो कहानियां, वो लिखते हैं कि मैंने 1000 उसके संग्रह जो छपे थे, 1000 कॉपी छपी थी, 300 बिक गई थी। लेकिन वो कहानियां पढ़ने की जब वो बात हुई, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अंग्रेज थे, उन्होंने मुझे तलब किया। तेरे वो हमारे घर पर एक बैलगाड़ी रुकी, और वो आया मेरे घर पर, वो कल्ला कारिंदा एक उनका, वो कहता था डीएम साहब ने आपको याद फरमाया है, याद और किया। कल आप जो है कोर्ट में, मतलब उनके ऑफिस में पधारी। फिर मैं गया अगले दिन, और मैं देखा उनके टेबल पर मेरी किताब रखी हुई है, सोजे वतन। कह रहे, मैं तो सोचता था ये तो देश प्रेम से परिपूर्ण कहानियां हैं, लेकिन उन जाते ही कहा कि भाई आप नवाब राय आप ही हैं? बोले सर हाँ, मैं ही नवाब राय से नाम लिखता, नाम मेरा धनपत राय है, लेकिन मैं नवाब राय के नाम से लिख। बोले ये तुम्हारी किताब? बोले हाँ साहब। कह रहे देखो, इसमें सेडिशन की, देशद्रोह की बदबू आ रही। वो उर्दू में थी उस समय, और उर्दू में किसी ने पढ़वाया होगा, किसी ने शिकायत की होगी, साहब ये देखो, है तो सरकारी स्कूल में काम कर रहा है, लेकिन ये सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो उन्होंने कहा देखो, मैं अंग्रेज हूँ, इस पर तुम पे रहम कर रहा हूँ। अगर ये तुम्हारा मुगल पीरियड होता, तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए होते देशद्रोह के चक्कर में, क्योंकि आपने सरकार के खिलाफ लिखा। लेकिन मेरे में अब भी ईमानदारी है, केवल इतना ही कहता हूँ कि इसकी सारी बची हुई कॉपियां जो हैं, सब यहाँ लाओ और मेरे सामने जला दो। कह रहे बस मैंने सोचा है तो चलो जान बच गई। अंग्रेज थोड़ा दरिया दिल है, वरना तो हाथ भी कटवा सकता था। जी हाथ तो खैर नहीं कटवाते थे वो लोग, हालांकि कुछ भी कर सकते थे वो लोग, जेल तो भेजते ही भेजता, नौकरी भी जाती। कह रहे वो तो उन्होंने थोड़ा सा चला एक दे। दरिया दिली दिखाई, और कह रहे मैंने 700 प्रतियां उनके ऑफिस में भिजवा दी, फिर वो जलवा दी। कह रहे मैं भी सोचा चलो जान तो किसी का सकेगा। कह रहे लेकिन तब वो 1909 का समय हो गया था, तो मुझे भी ये था कि अब लिखना कैसे बंद करें। तो जो उनके मित्र थे दया नारायण निगम, वो प्रकाशक भी थे, उन्होंने कहा ऐसा तुम नाम बदलो। फिर उन्होंने दिसंबर 1910 में अपना नाम बदल के हिंदी में नाम, और नाम भी सुझाया उन्होंने, दया नारायण निगम जी ने, कि प्रेमचंद नाम रखो। तो प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी 1910 के छपी थी, और उसका नाम था बड़े घर की बेटी। तो वो बड़े घर की बेटी, वो उनकी जो कहानी थी, वो प्रेमचंद के नाम से आई। उसके बाद हिंदी में उन्होंने 1915 में लिखा, क्योंकि हिंदी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थी, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे हिंदी सीखी और फिर लिखना भी शुरू किया, और हिंदी को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इससे लोगों ने हिंदी सीखी भी इसीलिए कि भाई प्रेमचंद को पढ़ना है, और प्रेमचंद की सारी समस्त कहानियां
8 खंडों में 300 कहानियाँ उनकी संकलित है। एक कहानी सर मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जब मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया कि आप हमारे पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो आप उन कहानियों पर हमारे बच्चों से चर्चा कर दीजिए। तो एक कहानी थी ठाकुर का कुआँ। वो कहानी बड़ी सुंदर कहानी, मार्मिक कहानी है। ठाकुर का कुआँ तक आते-आते प्रेमचंद जी जो थे वो आदर्शवाद से निकल के यथार्थवाद की चले। उन्होंने देखा यथार्थवाद। हाँ, यथार्थवाद, रियलिज़्म लिखो। आदर्शवाद तो जैसे ईदगाह है, आदर्शवाद है कि वो चिमटा खरीद के लाता है। अगर यथार्थ होता तो बच्चा हो सकता है खिलौने खरीदता, मिठाई खाता, बल्कि और किसी से चोरी भी कर सकता पैसा। लेकिन उन्होंने एक आदर्श स्थापित करना था। बच्चे के माध्यम से एक आदर्श रखा कि वो चिमटा खरीद के लाता है, एक जीवन मूल्य स्थापित किया। लेकिन ठाकुर का कुआँ में वो उन्होंने रियलिटी दिखाई। उसमें ये है कि ठाकुर हैं, जमींदार, उनका कुआँ है, वहाँ से लोग पानी भरते हैं, लेकिन जो दलित लोग हैं, जो बेचारे अनटचेबल हैं, उनको इजाज़त नहीं है। उसका जो पति है उस दलित महिला का, वो बीमार है, पानी के बिना प्यासा वो तड़प रहा है और वो घर में पानी है नहीं, कुआँ एक ही है गाँव में। तो वो रात को छिपते-छिपाते हुए उस कुआँ पे जाता और वो बाल्टी लगा के पानी से निकालती है अपना। वो रस्सी से जैसे लगी होती है, बाल्टी अपनी लगाई, तो वो जैसे ही वो आवाज़ बाल्टी की जाती है, कुआँ में छपाक से आवाज़ आती है, तो ज़मींदार साहब जो है, ठाकुर साहब जो है दरवाज़ा खोल के पूछे, "कौन है, कौन है?" और वो महिला जो है बेचारी डरते हुए, भागते हुए चली जाती। घर आके देखती है, उसके जो पति हैं, वो बिल्कुल बिना पानी के बेहोश हो रहे हैं। तो इसमें प्रेमचंद ये भी लिखते हैं, देखिए वो एक संदेश भी देते हैं कि महिलाओं में और लोगों में, गाँव के लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी है। बोले कायदे से ये भी कर सकती थी, घर में जो पानी था, तालाब का पानी, उसे लाती, उबालती, उबालने से जो उसके जो बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते, उनको पिला देती। तो कहीं न कहीं शिक्षा के प्रचार की बात करते हैं। और वो जो मैंने कहानी पूरी सुनाई, समझाई, 1 घंटा चर्चा की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो रूसी बच्चे जो हिंदी पढ़ते थे, तो एक लड़की बाद में खड़ी हुई, उसने कहा कि सर क्या ठाकुर का कुआँ आज भी है? मैंने कहा बेटा अब नहीं, अब वो कुएँ सब बंद हो गए हैं, तो सरकार का संविधान लागू हो गया है, अनटचेबल वाली बात नहीं रही। आजकल कोई भी ठाकुर उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता, करेगा तो जेल में जाएगा। और पहली बात है वो 100 साल पहले कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, लगभग ये लगभग 90 साल से ज़्यादा ये 1930 के आस-पास लिखी थी, तो लगभग 95 96 ईयर हो गए। मैं कहा बेटा ये बहुत 100 साल पहले कहानी लिखी गई है, उस समय का समाज ऐसा था। लेकिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया है और भारत और रूस की दोस्ती है, तुम लोग भी बहुत सा साहित्य यहाँ आता, आप पढ़ते होंगे। तो अब ना वैसे ठाकुर हैं, ना ही उस तरह के कुएँ हैं। अब घरों में, गाँव में भी पानी जो है टैप वाटर पहुँच रहा है, सरकार कोशिश कर रही है लगातार लोगों तक पानी पहुँचे। हालाँकि भई हमारा भारत देश है, तो हम उसके खिलाफ भी नहीं जा हमसे तो भई ये भी सँभालना था कि भई गलत मैसेज ना चला जाए। थोड़ी बहुत हालाँकि आज भी कहीं न घटनाएँ हो जाती हैं, कुछ तरह के ऐसे ठाकुर नज़र आ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने संविधान के माध्यम से व्यवस्था कर दी है कि सभी को जीने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, हमारे राइट्स है बेसिक। सवाल उसका बड़ा अच्छा लगा मुझे कि क्या अभी भी ठाकुर का कुआँ? तो ये बड़ा बहुत एक अच्छा, मन को बहुत छू अच्छा। लेने वाला उसका सवाल था। मुंबई में प्रेमचंद जी सर 10 महीने रहे और वो वहाँ मुझे याद है जो मैंने पढ़ा है क्योंकि प्रेमचंद जी के ऊपर 4 किताबें बड़ी इम्पोर्टेंट। एक किताब तो उनके बेटे ने ही लिखी है, कलम का सिपाही। इस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, अमृत राय जी को मिला। एक और किताब है जो कलम के सिपाही से मिलती-जुलती है क्योंकि उसकी सामग्री कॉमन है। कॉमन इस सेंस में है कि प्रेमचंद के एक बड़े जबरदस्त फैन थे, जैसे मैं शैलेंद्र का हूँ, ऐसे ही वो उनका नाम था मदन गोपाल। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी-सी किताब प्रेमचंद जी पे लिखी अंग्रेजी में, तो वो किताब थोड़ा-सा चर्चा में आई, उनके बेटे के नज़रों से गुज़री तो उन्होंने उनको बुलवाया। उन्होंने कहा बोला भई ऐसा करो कि तुम प्रेमचंद पे काम कर रहे हो तो हम लोग मिल के काम करते हैं। तुम्हारे पास जो तो मैंने सुना है तुमने प्रेमचंद जी की बहुत सी चिट्ठियाँ जो इकट्ठी की हैं इधर-उधर से, उनके दोस्तों से, लाइब्रेरी से, वो सब ले आओ और हम मिल के काम अल्टीमेटली वो 1000 चिट्ठियाँ उनके पास या जो भी रही होंगी 900 1000 लगभग, वो उन्होंने चिट्ठियाँ अमृत राय जी को हैंडओवर कर दी और एक कॉपी अब खुद रख ली होगी उनको। तो दोनों की सामग्री कॉमन क्योंकि 1000 चिट्ठियों का प्रयोग अमृत राय जी ने भी किया है उसी उसी के आधार पर यानी जो मकान खड़ा किया है प्रेमचंद की जीवनी का, उसमें जो ईंट, गारा, सीमेंट लगा हुआ है, वो कॉमन है, चिट्ठियों का ही है। और उनका जो नाम है, जो किताब का जो उनके फैन ने लिखी है, वो 1964 में आई थी या 65 में,
उसका नाम है कलम का मजदूर। उन्होंने कलम का सिपाही रखी अमृत राय जी ने, उनके बेटे ने, इन्होंने रखा कलम का मजदूर, क्योंकि प्रेमचंद जी कहते भी थे कि मैं कलम का मजदूर हूँ। बोले जब देश आजाद होगा, जो मजदूर तो फावड़ा चलाते हैं, तो मैं कलम चलाता हूँ। मैं तो कहूँगा मैं भी तो भाई मजदूर हूँ, मैं तुम्हारी तरह मजदूर हूँ। तुम लोग फावड़ा चलाने वाले मजदूर हो, मैं कलम का मजदूर। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। इनको 4 जून 1934 को ये बम्बई पहुंचे। उस जमाने बॉम्बे होता था, मुंबई तो बाद में बना है। तो वहां ये तय हुआ कि आप यहाँ आ जाए, 1 साल हमारे साथ रहिए, 4-5 कहानियां हमारी लिख दीजिए। अजंता मूवी ने उनका भाई आप हमारे एक जैसे मुलाजिम होते, लेकिन हम मुलाजिम नहीं, हम आपको सब भाई आप कथा सम्राट हैं, वो सम्मान करते थे। और आपको छूट भी है, आप हमारे लिए 4-5 कहानियां साल में लिख दीजिएगा, और आपको कहीं भी जाना हो आना हो कोई पाबंदी नहीं। आप कहीं भी कोई लेक्चर के लिए बुला रहा है, किसी के लिए जाना है, आप मद्रास जाओ, कानपुर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको जाने वाने की पूरी छूट है। तो हमारी भाई 4-5 कहानियां लिख दीजिए और हम आपको 8,000 रुपये, 8,000 रुपये उस जमाने में 1934 में 8,000 रुपये एक बड़ी रकम थी। और उस जमाने में 8,000 रुपये एक बड़ी रकम थी, इसमें कोई दो राय। इसमें बड़ा रोचक प्रसंग उनकी पत्नी ने लिखा है प्रेमचंद घर में। उन्होंने भी एक जीवनी लिखी है प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी ने लिखी। तो उसमें लिखती हैं कि जब तय हो गया कि प्रेमचंद जी जाना चाहते हैं, और जाना इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने जो 2 पत्र अपने चला रहे थे, एक हंस, दूसरा जो तो माधुरी। तो वो कह रहे थे भाई ये जो हमारे जो 2 पत्र हैं, सॉरी माधुरी जागरण था, हंस और जागरण में जो घाटा चल रहा है, तो वहां से मैं पैसा कमा के लाऊंगा, उसमें लगाएंगे। तो हमारे जो पत्र चल रहे हैं, हंस पत्रिका अब भी चल रही है, बाद में राजेंद्र यादव संपादक हुए उसके, और अभी भी चल रही है। और संजय जी हैं इस समय वर्तमान में उसके, संजय सहाय जी उसके संपादक है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनली वो प्रेमचंद जी ने उसकी स्थापना की थी उस हंस पत्रिका की। तो बोले हाँ, और एक जागरण भी चलता था। तो कह रहे ये दोनों मेरे जो पत्र हैं ये चल निकलेंगे, जो घाटा हो रहा है तो पैसा जो 8,000 आएगा। लेकिन वहां उन्होंने 2 कहानियां लिखी, मिल मजदूर और एक कहानी से नौजवान। मिल मजदूर फिल्म बन गई। जैसे ये पहुंचे जून में, सितंबर में फिल्म, उस जमाने में बहुत जल्दी फिल्म बन जाती थी, क्योंकि उस जमाने बड़े बड़े स्टार, नखरे वाले स्टार नहीं होते थे जैसे आजकल होते हैं। वो एक साथ 10-10 फिल्मों में काम कर रहे हैं, टाइम मिलता नहीं। तो उन्होंने कहा 3 महीने वो फिल्म बन गई, और अक्टूबर में फिल्म रिलीज भी हो गई। और वो फिल्म हालांकि पूरी तरह से रिलीज होने के बाद भी रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो कहानी ऐसी थी वो मजदूरों के हक में थी। उसमें ये दिखाया गया था कि जो मालिक है फैक्ट्री का, वो शोषण करता है, काम के घंटे बढ़ा देता है, मजदूरी कम देता है, छटनी कर देता है। तो वो एक तरीके से मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करती है। और मजे की बात है, प्रेमचंद जी ने उसमें एक रोल भी प्ले किया था, सरपंच का। उसमें था कि मिल मालिक और मजदूरों को भी सुलह करानी होती है, तो उसमें प्रेमचंद जी ने सरपंच का रोल किया था। अब वो दुर्भाग्य से वो प्रिंट सुरक्षित नहीं है, तो वो कोई अब देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो फिल्म चली भी नहीं, क्या चलने नहीं दी लोगों ने, अब मिल मालिकों ने नहीं चलने दी। लाहौर में फिल्म, प्रेमचंद जी लिखते हैं अपने मित्र को, लाहौर में फिल्म लगी और वहां 60,000 मजदूर इकट्ठा हो गए फिल्म देखने के लिए, और रोज पुलिस और मिलिट्री की प्रबंध करना पड़ता है, इतनी भीड़। जब वो 7 दिन ऐसे ही हुआ तो लोगों ने कहा यार बंद करो यार, झगड़े फसाद हो जाएंगे और मजदूरों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति आ जाएगी, और फैक्ट्रियों के आग न लगाते तो उस फिल्म के ऊपर सेंसर कर दो। तो उन्होंने अंग्रेजों से कह के फिल्म को सेंसर करा दिया, पूरी तरह से मतलब उसको बैन करा दिया। और बंबई में तो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। और प्रेमचंद जी थोड़े नाराज भी थे कि जो कहानी उन्होंने लिखी थी वो आज थी, जो कहानी नहीं थी, उस सेंसर से कुछ कट गई, कुछ प्रोड्यूसर ने कुछ काट दी। तो कहते जैसे कहानी मूल रूप से मैंने लिखी थी वो कहानी में वो बात आई नहीं। फिर वो बड़े नाराज होके वो 10 महीने के बाद चले आए, और उन्होंने कहा मैं आकर के अपना वही कहानियां और उपन्यास, अंत में गोदान उपन्यास जो दुनिया का सबसे क्लासिक उपन्यास माना जाता है, वो भी आकर के उन्होंने पूरा किया, और जून 1936 में पूरा किया वो। और वो 1936 में वो प्रकाशित हो गया था। और उसी साल 8 अक्टूबर, हम लोग तो एयरफोर्स डे भी मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर 1936 को वो इस पानी दुनिया को अलविदा कह के प्रेमचंद 56 साल की उम्र में उन्होंने लगभग 300 कहानियां और लगभग 1500 उपन्यास वो उन्होंने लिखे, और उनके बहुत से उपन्यास दुनिया की तमाम भाषाओं में अनुदित किए गए, ट्रांसलेट किए गए हैं। और साहित्य अकादमी ने भी एक मेरे पास रखा हुआ है प्रेमचंद रचना संचयन जो है, ये निर्मल वर्मा जी और कमल किशोर गोयनका
एक्सपर्ट माने जाते हैं प्रेमचंद साहित्य के। उन्होंने बहुत सारा सामग्री इकट्ठी की है, अपना सारा जीवन प्रेमचंद जी के साथ संग्रह करने में, संपादन करने में लगा दिया। तो ये साहित्य अकादमी से ये करीब 1000 पृष्ठों का है। इसमें उनका गोदान नॉवल भी है, इसमें उनकी करीब 25 कहानियां भी हैं, उनकी चिट्ठियां भी हैं, उनके लेख भी हैं। तो मतलब प्रेमचंद के सागर में से एक तालाब जैसा छोटा सा बना, सरोवर जैसा एक वो संकलन एक निकाला बड़ा सुंदर साहित्य अकादमी ने। तो ये जो प्रेमचंद के शहदाई हैं उनको तो खरीदना ही चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, जानकारी मिलती है। और प्रेमचंद जी के मोनोग्राफ साहित्य अकादमी में अंग्रेजी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, क्योंकि वहां तो आपको पता ही है 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी साहित्य छापती। तो प्रेमचंद जी का मोनोग्राफ क्योंकि अंग्रेजी में मैंने पढ़ा है, उर्दू में तो है ही है, हिंदी में है, 3 भाषाओं में तो मैंने देखा है। लेकिन निश्चित तौर पर वो पंजाबी, मलयालम, अब वो भाषाएं हमें पढ़नी, पंजाबी तो आती है लेकिन जो बाकी तेलुगु, तमिल अब हम लोग पढ़ नहीं पाते। लेकिन ये सब मुझे लगता है 24 में से 1 दर्जन से ज्यादा भाषाओं में प्रेमचंद जी का जीवनी का जो मोनोग्राफ जरूर हो। तो सर बाहर की प्रेमचंद से जुड़ी हुई बातें कुछ कहने सुनाने का मुझे आपने मौका दिया, और दर्शक लोग भी इसको सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। और प्रेमचंद मुझे आज भी लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े, आज भी आप देखिए बेस्ट सेलर जिसको हम कहते हैं, वो कल भी वही बेस्ट सेलर थे कहानियों में, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेंगे। उनसे बड़ा लोकप्रिय कथाकार, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ कथाकार, सामाजिक जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ कथाकार, संवेदना से रचा हुआ कथाकार, उन जैसा नहीं है। लोकप्रियता में उन जैसा कोई और है नहीं। कवियों में जैसे तुलसी साहब, कबीर को बड़ी लोकप्रियता मिली, तो कथा जगत में जो है प्रेमचंद जैसी लोकप्रियता किसी के हिस्से और किसी की, वो ठीक है गुलशन नंदा हो सकते हैं, ये तमाम लोग, कर्नल रंजीत, लेकिन प्रेमचंद जी की तुलना हम उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों का जो साहित्य है केवल मनोरंजन की बात करता है, लेकिन प्रेमचंद मनोरंजन नहीं, सरोकार की बात करते हैं, संवेदना की बात करते हैं, जागरण की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रेमचंद जी ने अपने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से हिस्सा लिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, नमस्कार। धन्यवाद।